हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने पीएम क्लासेस में। आज हम अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पार्ट 6 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उन्हें देख लें, जिससे पार्ट 6 आपको अच्छे से समझ आ जाए। आज की कक्षा में हम विद्युत फ्लक्स की विस्तार से चर्चा करेंगे और यह बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझ कर ही इसके आगे के हम लोग गॉस लॉ को अच्छे से समझ सकते हैं और गॉस लॉ के अनुप्रयोगों को भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसीलिए विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझना बहुत ही आवश्यक है। आज हम विद्युत फ्लक्स को अच्छे से समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है विद्युत फ्लक्स। इसे इंग्लिश में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी कि किसी पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसे हम पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होती है। यानी कि जिस एरिया के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, यानी कि जिस एरिया के से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है, उस एरिया वेक्टर की और वो एरिया वेक्टर जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उसके डॉट प्रोडक्ट जब आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको विद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे एक नया टर्म जो आ गया वो क्या है? एरिया वेक्टर। चलिए अब हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए डॉट बी अगर कहीं लिखा हो उसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर है ई डॉट ए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसके अंदर एरिया वेक्टर ए रखा है और उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर हमें विद्युत फ्लक्स की गणना करनी थी। तो हमने क्या करा, ई डॉट ए कर लिया और हमको इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब आगे देखते हैं। यहाँ ई क्या है? ई यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है और ए क्या है? क्षेत्रफल सदिश का परिमाण है। अब क्षेत्रफल यहाँ पे सदिश फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश फॉर्म में दिया है, इसका मतलब इसके अंदर दिशा भी है और परिमाण भी है। अब क्षेत्रफल की दिशा क्या हो सकती है वो देखिए, यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है कि क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए की दिशा पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा के अनुदिश होती है। यानी कि कोई भी क्षेत्रफल सदिश की अगर आपको दिशा की गणना करनी है तो उस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब, जैसे कि इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचा गया एक लंब हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये इसकी दिशा हो गई क्षेत्रफल सदिश की दिशा। अगर इस क्षेत्रफल को ऐसे हम कर दें तो बाहर की ओर खींचा गया लंब ये हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, ये हो गई। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसको अभी हम और भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि आपको भविष्य में परेशानी नहीं होगी। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है? क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए लंब के अनुदिश होती है। ठीक है, देखिए इसको यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये एक सतह है, ये आपको हरे रंग से दिख रही होगी, ये हरे रंग की एक सतह है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश क्या है? देखिए, ये बाहर की ओर खींचा गया लंब की दिशा ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। देखिए, अब एक और चित्र से स्पष्ट करते हैं। ये हरे रंग से आपको क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल दिख रहा है आपको,
अब इसकी दिशा क्या होगी, क्षेत्रफल सदिश पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहलाती है। तो क्षेत्रफल सदिश पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है। ठीक, स्पष्ट हो रहा है। अब फिर वहीं आते हैं, अब दिया हुआ है कि थीटा क्या चीज होती है। यहाँ पे थीटा मेंशन हुआ था ना, कुछ आया था, थीटा क्या था। थीटा जो है वो ई और ए के बीच का कोण है। ठीक है, ई और ए के बीच का कोण है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब थीटा जीरो हो, यानी कि ई और ए के बीच का कोण हो जीरो, कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है ए। ठीक है, और दोनों की दिशा जो है वो समान हो गई। ई की दिशा और ए की दिशा जब समान हो तो उनके बीच का कोण क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, और उस समय वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो अधिकतम होगा। तो आप समझने की कोशिश करिए कि यदि किसी सतह पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा समान है तो विद्युत फ्लक्स अधिकतम होगा। ठीक है, यदि एक दूसरा केस भी हो सकता है कि यदि क्षेत्रफल सदिश की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमारी ये है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो वो ये हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा ये है। इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो यदि 90 डिग्री हो, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा हो क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के बीच में, तो उस केस में जो विद्युत फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि विद्युत फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्षेत्रफल सदिश और इनके बीच में बनने वाला कोण। अब जब ई और ए के बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो पूरा का पूरा फ्लक्स जो होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो जब क्षेत्रफल सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस केस में विद्युत फ्लक्स शून्य होता है। ठीक, चलिए इसको इस तरह से भी देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस पहले चित्र में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये दिशा है क्षेत्रफल सदिश की। ठीक, क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, सतह पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। और ये लाल रंग से आपको दिखाई गई है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा। अब दोनों दिशाएं समान हैं, दोनों एक की तरफ हैं। क्षेत्रफल सदिश भी इधर की ओर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो फाई की वैल्यू क्या होती है, फाई की वैल्यू होती है ई ए कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। अतः इस केस में जो फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी ई इंटू ए, और ये जो वैल्यू होती है फाई की वो मैक्सिमम होती है। इस समय देखिए, इस सतह से जो गुजरने वाला फ्लक्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड रेखाएं जो हैं वो इस सतह से गुजर रही हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट केस क्या हो सकता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दिखाई दे रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है ये, और एरिया वेक्टर की दिशा है ये, यानी कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है,
90 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 होता है हमारा 0, और जब कॉस 90 0 हो जाएगा तो हम देखेंगे फाई की वैल्यू क्या होगी, तो फाई की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी कि सतह से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा, या कह सकते हैं सतह से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो शून्य होंगी। और यहाँ आपको दिख भी रहा है कि इस हरी सतह से गुजरने वाली, जब गुजरना शब्द बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि उस सतह को काटने वाली। तो इस सतह को आप देख रहे हैं कि एक भी विद्युत बल रेखा काट नहीं रही है। अतः जब विद्युत बल रेखा काट नहीं रही है, और आपको पता है कि विद्युत फ्लक्स होता क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, वही विद्युत फ्लक्स होता है। अब विद्युत फ्लक्स 0 है यहाँ पर, यानी कि पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या 0 है। और आपको हरे पृष्ठ पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर एक भी बल रेखा इस हरे पृष्ठ को काट नहीं रही है, यानी कि एक भी बल रेखा इस पृष्ठ से गुजर नहीं रही है। ठीक है, स्पष्ट हो रहा होगा आपको कि जब ई और ए के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में विद्युत फ्लक्स 0 होगा, यानी कि विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से नहीं गुजरेंगी। और जब ई और ए के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा तब वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा, यानी कि अधिकतम वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से गुजरेंगी। यानी कि पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी यह निर्भर करता है पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में बनने वाले कोण पर। ठीक है, यानी कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम पृष्ठ रखा है, लेकिन वो किस तरह से रखा है यह मैटर करता है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में रखा है तो विद्युत बल रेखाएं उससे गुजरेंगी, लेकिन यदि वह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के लंबवत रखा हुआ तो विद्युत बल रेखाएं उससे नहीं गुजरेंगी। तो यहाँ समझने की बात है कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही पृष्ठ अगर अलग अलग स्थितियों में रखा हुआ है तो उससे गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है ना। चलिए इसको एक और फिगर से भी देख सकते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ ए दे रखा है और एक पृष्ठ बी दे रखा है। एक पृष्ठ जो ए दे रखा है उससे जो फ्लक्स है, फ्लक्स का मतलब वही कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या, ए जो पृष्ठ है उससे विद्युत बल रेखाओं की संख्या आपको दिख रही है 4, और बी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाओं की संख्या दिख रही है 2। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि विद्युत फ्लक्स वास्तव में होता क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या चीज है, थीटा ई और ए के बीच का कोण है। ठीक, ई और ए के बीच का कोण जब 0 होगा तब विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और ई और ए के बीच का कोण जब 90 डिग्री होगा तब विद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ए की दिशा कैसे निकालते हैं। किसी भी सतह पर बाहर की ओर खींचे गए लंब के दिशा जो होती है वही ए की दिशा होती है। किसी भी सतह पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा ही ए की दिशा होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम चलते हैं इसी पर एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। ये देखिए, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र आपको ई दे रखा है, यहाँ पे ई की वैल्यू आपको दे रखी है। यहाँ पे आपको ई की वैल्यू दे रखी है। विद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई में रखने पर एक पृष्ठ एस, अब देखिए एस के साथ दिशा भी दे रखी है 10 जे कैप। आपको पता है आई कैप दिशा होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की, और जे कैप होती है दिशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। जो हमारा यूनिट वेक्टर से होता है उसे आई कैप कहते हैं, और जो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर से होता है उसे हम जे कैप कहते हैं। तो यहाँ पृष्ठ की दिशा दे रखी है जे कैप, यानी कि जो पृष्ठ है वो
पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही उसका वेक्टर सदिश की दिशा है, जो आपका क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा है। ठीक है, तो आपको ई और एस यानी कि पृष्ठ दे रखा है और आपसे पूछा गया है कि इस पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और एक पृष्ठ दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करें। और आपको पता है कि जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पृष्ठ दिया जाता है, यानी कि एरिया दिया जाता है और एरिया वेक्टर फॉर्म में अगर है तो आपको एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो एरिया जो है वेक्टर फॉर्म में है, तो आप सीधे इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करा, देखिए यहाँ पर आपका ई की वैल्यू नोट कर ली, एस की वैल्यू नोट कर ली और फॉर्मूला लगा दिया ई डॉट एस। ये दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में देखिए, वेक्टर फॉर्म में इसके लिए एरो लगा देंगे। ठीक, तो दोनों वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म में है तो सीधे आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब आप डॉट प्रोडक्ट करना आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो बता देता हूँ मैं कि आपको डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ईजी होता है। आप क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट देखें, इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या देखते हैं हम लोग कि आई 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 वाला जो टर्म है, आई के साथ जो नंबर लिखा है उसकी, इसके आई के साथ जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई होगी, जे के साथ जो नंबर लिखा है उसकी दूसरे ब्रैकेट के जे के साथ वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगी, और के के साथ जो नंबर लिखा है उसकी दूसरे ब्रैकेट में के साथ जो नंबर लिखा है उससे मल्टीप्लाई होगी। अब आप देख रहे हैं पहले ब्रैकेट में आई के साथ 2 लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे ब्रैकेट में आई है ही नहीं, इसका मतलब वो शून्य हो जाएगा। जे पहले ब्रैकेट में जे 4 है, दूसरे ब्रैकेट में जे के साथ 10 है, मल्टीप्लाई होगी तो 40 आ जाएगा। और 7 लिखा है के कैप के साथ और दूसरे ब्रैकेट में के कैप है ही नहीं, इसीलिए यहाँ 0 आ जाएगा। फाइनली डॉट प्रोडक्ट आप करना जानते भी होंगे तो इजीली आप आराम से 40 निकाल लेंगे, कोई टेंशन बात नहीं। सीधी सीधी बात आपको कि आई की आई के साथ, जे की जे के साथ और के के साथ मल्टीप्लाई करानी होगी, डॉट प्रोडक्ट हो जाता है। और भी कोई दिक्कत हो तो फर्स्ट ईयर के बुक से आप देख सकते हैं आराम से, डॉट प्रोडक्ट तो हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश ई बराबर 2 आई कैप 3 जे कैप -4 के कैप वोल्ट पर मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल ए बराबर 8 जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना करनी है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। इस पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए और क्षेत्रफल दिया जाए और ई और ए के बीच का कोण भी दिया जाए, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे ई ए कॉस थीटा, फिर डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दिया गया। लेकिन अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में दे दिए गए, ठीक है ना, दोनों वेक्टर फॉर्म में दे दिए गए हैं तो आप सीधे डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया गया, मैग्नीट्यूड दिया गया, यानी कि ए का परिमाण दिया गया, ए का परिमाण दिया गया और ये ए के बीच के कोण दिया गया, तो आप फॉर्मूला लगा दोगे ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं उन दोनों में वेक्टर फॉर्म में दिया गया। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल वेक्टर फॉर्म में दिया गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों ई और ए की वैल्यू लिखेंगे और डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करा गया, करने का तरीका तो वही है कि आई के साथ जे के साथ के के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए यहाँ आई की 2 की 0 आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, कैंसिल गया भाई। अब 3 जे की 8 जे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आ गया, 24 देखिए लिखा है हमने। और 4 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो फाइनली आंसर आपका 24 वोल्ट मीटर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट जो इसके बाद आप पढ़ेंगे उसमें फ्लक्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए समझ लीजिए फ्लक्स एक्चुअल में है क्या। विद्युत बल रेखाओं की पृष्ठ से गुजरने वाली संख्या, यानी किसी पृष्ठ से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और ई ए कॉस थीटा ही एक्चुअल में ई डॉट ए ही होता है, जहाँ पे ए क्या चीज़ है, ए क्षेत्रफल सदिश है। और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, सतह पर बाहर की ओर खींचे गए लंब की दिशा ही
क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इस कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।